Hello students, welcome back. For class 9th, in previous video lesson, we discussed about first law of motion. Previous video lesson जो है उसके अंदर हमने क्या किया था, first law of motion डिस्कस किया था. That is also known as law of inertia, जिसको हम law of inertia जो है वो भी बोलते हैं. उसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आउट मोमेंटम. सेकेंड लॉ को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नॉन एज मोमेंटम. किसी भी ऑब्जेक्ट के मास तथा उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड p इक्वल्स टू mv. p momentum, m mass of the object and v velocity of the object. It is a vector quantity. मोमेंटम जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? वही रहती है जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन रहती है. एंड इट्स SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड. यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी. मास kg में मेजर होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मेजर होती है, तो इसकी SI यूनिट जो है वो क्या है? kg मीटर पर सेकंड. नाउ अब हम देखेंगे कि मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किस पे डिपेंड करता है. द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन. अब हम इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट, टू व्हीकल्स. One is a truck and second is a car. Both are moving with same speed. दोनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं? सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं. तो डिफरेंस जो है वो किस में आएगा? इन दोनों के मास में डिफरेंस है. तो अब अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो हमने यहाँ पे स्पीड जो है इन दोनों की क्या रखी है? कांस्टेंट रखी है. v अगर कांस्टेंट है तो p जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कांस्टेंट स्पीड. अगर दो या टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उनका मोमेंटम जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? उनके मास पे डिपेंड करेगा. जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसका मास कम है उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कम रहेगा. सेकेंड, वी हैव टू कार्स. दो कार हैं मूविंग विद डिफरेंट स्पीड. कार हैं इट मीन्स दोनों का मास जो है अब क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, बट दोनों जो हैं वो क्या कर रही है? डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही है. तो हमारे पास p इक्वल्स टू mv होता है. m अब हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. मीन्स मास सेम है, कांस्टेंट ले लिया हमने इसको. तो मोमेंटम जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मोमेंटम डिपेंड्स ऑन स्पीड और वेलोसिटी. मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कांस्टेंट मास. सेम मास के लिए क्या रहेगा? स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कम रहेगा. ये तो था हमारे पास मोमेंटम और उसकी डिपेंडेंसी, कि मोमेंटम जो है वो क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट था और वो किस पे डिपेंड करता है? अगर स्पीड सेम है तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर मास सेम है तो वो क्या है? स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अब हम सेकंड लॉ को समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लेट वी हैव अ बाइसिकल एंड ए कार. हमारे पास एक कार है और एक क्या है? बाइसिकल है. और हमें क्या करना है? दोनों इनिशियली क्या है? रेस्ट में है. हमें इन दोनों को क्या करना है? मूव करवाना है. पुश करके इनको क्या करना है? मूव करवाना है. देन फॉर विच यू नीड मोर एफर्ट्स टू मूव. इन दोनों में से किसको मूव करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे? आपका आंसर रहेगा ऑब्वियसली कार. दैट्स व्हाई मास ज़्यादा है. आपका आंसर जो है वो क्या रहेगा? कार रहेगा. उसका रीज़न आप क्या बताएंगे? कि इसका मास ज़्यादा है और जो
बाइसिकल है उसका मास क्या है, कम है। तो मास का डिफरेंस है तो क्या आएगा कि इनकी पोजीशन को अगर हमने चेंज करना है, इनको मूव करवाना है, तो एफर्ट्स हमें किसके ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगर हम सेम स्पीड से मूव करवाते हैं तो कार जो है उसके लिए एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, बाइसिकल का मास क्या है, कम है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी हैव 2 बॉल्स, वन टेनिस बॉल एंड सेकेंड इज़ क्रिकेट बॉल। एक हमारे पास टेनिस बॉल है और सेकंड जो है वो क्या है, क्रिकेट बॉल है। बोथ आर मूविंग विद सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही है। एंड यू आस्क्ड टू स्टॉप द बॉल्स, आपको बोला जाता है कि आपने क्या करना है, उन बॉल को स्टॉप करना है, रेस्ट में लेके आना है। फॉर विच यू नीड मोर एफर्ट्स टू स्टॉप, कौन सी बॉल को स्टॉप करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगेन आंसर इज सेम, क्रिकेट बॉल। दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही है, मीन्स यहाँ स्पीड का रोल ख़त्म हो गया। अब क्या है, क्रिकेट बॉल जो है उसका मास ज़्यादा रहता है एज़ कंपेयर टू टेनिस बॉल। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, क्रिकेट बॉल का ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करने पड़ रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं एज़ कंपेयर टू टेनिस बॉल। यही केस क्या था, पीछे बाइसिकल और कार में था, मास ज़्यादा था, मीन्स वहाँ मोमेंटम ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ रहा था। यहाँ पे स्पीड ऑलरेडी इनकी सेम थी, मास डिफरेंट है तो मोमेंटम डिफरेंट होगा। जिसका ज़्यादा मोमेंटम होगा उसको स्टॉप करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हम देखते हैं, वी हैव 2 क्रिकेट बॉल्स। 2 क्रिकेट बॉल्स मीन्स सेम मास आ गया अब हमारे पास, मूविंग विद सेम स्पीड। अब ये दोनों मूव भी कर रही हैं तो इनकी स्पीड भी हमने क्या कर दी, सेम कर दी। तो अब हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा था मोमेंटम का, कि किसका मोमेंटम ज़्यादा है, वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया। दोनों का मास सेम है और दोनों की स्पीड सेम है, इट मीन्स दोनों का मोमेंटम जो है वो भी क्या है, सेम है। हमें क्या करना है, दोनों बॉल जो हैं उनको रेस्ट में लेके आना है। बट एक कंडीशन है, फर्स्ट बॉल जो है उसको आपको विद इन 10 सेकेंड में रेस्ट में लेके आना है। सेकेंड बॉल जो है वो क्या है, विद इन 20 सेकेंड्स के आनी चाहिए, रेस्ट में आनी चाहिए। मीन्स आपके पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन है किसकी, टाइम की। यू हैव ओनली 10 seconds फॉर फर्स्ट बॉल एंड यू हैव 20 seconds फॉर सेकेंड बॉल। अब यहाँ एफर्ट्स किसके लिए ज़्यादा रहेंगे, फॉर विच यू नीड मोर एफर्ट्स टू स्टॉप। ऑब्वियसली एफर्ट्स ज़्यादा किसके लिए होंगे, जहाँ पे टाइम हमें कम मिलेगा। ये वही है कि आपको चैप्टर दे दिए जाएं, 2 चैप्टर एक एग्ज़ाम के लिए दे दिए जाएं, एक में आपको टाइम कम दिया जाता है और एक एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम दे दिया जाता है। दोनों में सिलेबस सेम है, 2 चैप्टर हैं, तो ज़्यादा एफर्ट्स आपकी कहाँ पे लगेगी, जहाँ पे आपको टाइम कम मिलेगा। वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। आपके पास मास दोनों का सेम है बट यू हैव लेस टाइम फॉर फर्स्ट बॉल एज़ कंपेयर टू सेकेंड बॉल। आपको करना क्या है, स्टॉप करना है, उनको 0 स्पीड में लेके आना है। तो जिसके लिए टाइम कम होगा वहाँ पे एफर्ट्स क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट हम एफर्ट्स को कंपेयर कर रहे थे किसके साथ, मोमेंटम के साथ। जहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा था वहाँ हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे थे, जहाँ मोमेंटम कम था वहाँ पे हमें कम एफर्ट्स करने पड़ रहे थे। एफर्ट्स मीन्स फोर्स, ये हम प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हमारे पास क्या आया कि अगर हम क्या कर दें, मोमेंटम को कांस्टेंट कर दें, तो सेकंड केस हमारे पास बनता है टाइम का। जहाँ पे हमारे पास टाइम कम होगा वहाँ पे हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मीन्स ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। टाइम कम है तो फोर्स ज़्यादा, मीन्स ज़्यादा एफर्ट। टाइम ज़्यादा है तो एफर्ट्स कम, मीन्स फोर्स कम। तो यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मोमेंटम के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मोमेंटम ज़्यादा, एफर्ट्स ज़्यादा, मोमेंटम कम, एफर्ट्स कम। तो इसी पे बेस्ड है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स change in momentum per unit time of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। मीन्स जो फोर्स हमें अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, वही रहेगी जिसमें ये चेंज अकर करते हैं, जिस डायरेक्शन में। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग along a straight line with a
एन इनिशियल वेलोसिटी u, m मास का ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से इनिशियली मूव कर रहा है, इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम t, इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करके t टाइम में v वेलोसिटी तक एक्सेलरेट किया है बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स f थ्रू आउट द टाइम t, जिसके लिए थ्रू आउट टाइम t जो है उस पर हमने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है। देन इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंटम स्टार्टिंग का क्या होगा, p1 इक्वल्स टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी mu, फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट p2 इक्वल्स टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, तो ये आ गया mv। तो ये हमारे पास आ गया इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है, चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1, दैट इज mv माइनस m1, m कॉमन आ जाएगा, v माइनस u, और इस चेंज में टाइम हमें कितना लगा था, t टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ मोमेंटम में, मीन्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास क्या आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम m v माइनस u डिवाइडेड बाय t। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m v माइनस u बाई t। फोर्स जो है वो क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा f इक्वल्स टू k mv माइनस u डिवाइडेड बाय t। k it is proportionality constant and the value of k is 1 in all system of units। f equals to k ma, where a v फाइनल वेलोसिटी थी, u इनिशियल वेलोसिटी थी, ये क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ नॉन एज एक्सेलरेशन। तो a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, इसको a से रिप्लेस कर दिया तो f इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, k इंटू एम ए। और मैंने बोला है कि k जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड द वैल्यू ऑफ k इन एसआई सिस्टम इज़ 1, सो वी हैव f इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास सेकंड लॉ से फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, फोर्स के लिए, कि m मास का ऑब्जेक्ट अगर है और a एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट हो रहा है तो उस पर फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, मास इनटू एक्सेलरेशन रहेगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। द यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m जो है मास है, यूनिट kg हो जाएगी, a एक्सेलरेशन है, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट इज़ नॉन एज न्यूटन which has the symbol capital N। The second law of motion is often seen in action in our everyday life। अब है कि ये second law of motion जो है इसको हम everyday life जो है उसमें बहुत यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उस कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ अभी बता देता हूँ। फर्स्ट क्या है, while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hands बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। अगर कोई भी क्रिकेटर है वो बॉल को कैच करता है तो वो क्या करता है, अपने हैंड्स को बैकवर्ड पुल करता है, मीन्स पीछे की ओर लेके जाता है विद बॉल, मूविंग बॉल के साथ। डायग्राम से अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, मूविंग बॉल जो है इसको कैच करेगा तो ये उसके साथ ग्रेजुअली अपने हैंड्स जो है वो क्या करेगा, बॉल की मोशन की डायरेक्शन में लेके जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे बॉल मूव करती हुई आ रही है कांस्टेंट स्पीड से, और उसको क्या करना है, हमने रेस्ट में लेके आना है, मीन्स हमने क्या करना है, मोमेंटम को चेंज करना है। तो चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, जिस स्पीड से मूव कर रही है उससे हमने उसको जीरो स्पीड में लाना है। बट जब क्या करेगा, ही लोअर हिज हैंड्स, मूविंग हिज हैंड्स, दैट टाइम द क्रिकेट प्लेयर इंक्रीज द टाइम। यहाँ पे अगर वो कैच करता हाइट पे और जब उसने नीचे कैच किया है तो इन दोनों में क्या आ गया, थोड़ा टाइम का डिफरेंस आ गया, मीन्स उसने क्या किया है, टाइम को इंक्रीज किया है। टाइम इंक्रीज करेगा तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन डूइंग सो द फील्डर इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू जीरो, मीन्स हाई स्पीड से उसको जीरो तक लाने के लिए जो टाइम वो जो यूज़ कर रहा है उस टाइम को उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। Thus the acceleration of the ball is decreased।
टाइम बढ़ गया तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड देयर फॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल, तो उस वजह से क्या होगा, फास्ट मूविंग बॉल को कैच करने में जो इम्पैक्ट आता है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। इफ़ द बॉल इज स्टॉप्ड सडनली देन इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीजेज टू जीरो in a very short interval of time. Thus, the rate of change of momentum of the ball will be large. Therefore, a large force would have to be applied for holding the catch. That may be hard the palm of the fielder. अगर वो क्या करता, शॉर्ट टाइम लेता, पहले कैच को बॉल को कैच करता, तो उसके पास क्या होता, टाइम जो है वो कम होता, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या रहता, हाई रहता। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हाई रहता तो उसकी वजह से फोर्स जो है वो क्या रहता, हाई, और वो क्या करता, उसकी जो पाम है उसको हर्ट करता। इसलिए क्या करता है वो, अपने हैंड्स जो है उसको लोअर लेके आता है टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल। सेकंड एग्जांपल, इन अ हाई जंप एथलेटिक इवेंट, इन अ हाई जंप एथलेटिक इवेंट द एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन ए कुशन बेड और ऑन ए सैंड बेड। मीन्स एथलीट जो है वो कहाँ पे जंप करता है, कुशन बेड होगा, मीन्स वहाँ पे क्या लगे होंगे, मैट्रेसेस लगे होंगे, और या वहाँ पे क्या होंगे, सैंड बेड होंगे। उसका रीज़न क्या है कि जैसे ही ये इस पे जंप करेगा कुशन बेड पे, तो ये क्या होगा, जैसे ही इस पे जंप करेगा तो वो क्या होगा, कुशन बेड जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा श्रिंक होगा। उस केस में क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा। दिस इज़ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। उस पर जैसे ही गिरेगा वो क्या करेगा, जंप उसके ऊपर करेगा तो टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज करता है, हैंस द फोर्स डिक्रीजेज। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स आता है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका अदर एग्जांपल अगर हम बात करें तो व्हीकल जो है उसके अंदर जो शॉकर्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। The first law of motion can be mathematically stated from the mathematical expression for the second law of motion. हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको डिराइव कर सकते हैं, मैथमेटिकली उसको स्टेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। वी हैव F इक्वल्स टू एम ए अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन इज गिवन बाय v माइनस यू बाई टी। सो F इक्वल्स टू एम v माइनस यू बाई टी, और F इंटू टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। टी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया फोर्स इंटू टाइम इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। दैट इज़ व्हेन F इक्वल्स टू जीरो। ये फर्स्ट लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट थे कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, मीन्स फोर्स अप्लाई नहीं होगा, F इक्वल्स टू जीरो अगर होता है, अगर हम यहाँ पे F इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम वी माइनस एम यू इक्वल्स टू जीरो एंड v इक्वल्स टू u फॉर वट एवर टाइम t इज़ टेकन। टाइम t कुछ भी हो, f का अगर जीरो पुट कराएंगे तो ये वैल्यू जीरो होगी, तो एम वी इक्वल्स टू एम यू आएगा, m कैंसिल, v इक्वल्स टू u। f को जीरो पुट करते ही क्या आ गया, एफ टी जीरो, एम वी इक्वल्स टू एम यू एंड v इक्वल्स टू u। फाइनल स्पीड जो है वो क्या रहेगी, इनिशियल स्पीड के इक्वल रहेगी। अब इसके अंदर है कि अगर इनिशियली वो रेस्ट में है, u अगर जीरो है तो v भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मीन्स अगर इनिशियली वो रेस्ट में है तो फाइनली भी वो रेस्ट में ही होगा। अगर इनिशियली वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो उसी स्पीड से वो मूव करता रहेगा। दैट इज़ ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थ्रू आउट द टाइम t। इफ़ u इज जीरो देन v विल ऑल्सो बी जीरो। दैट इज़ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट। इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इस टाइप से हम क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।